अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़िल्मी दुनिया की सैर करवाने के लिए पाकिस्तान के मारूफ फिल्म डायरेक्टर मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट साहब। फिल्मी दुनिया की नहीं सिर्फ जुनैद साहब, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा इंशाल्लाह। ऐसी फिल्म सोच ली है। अच्छा, इंटरनेशनल फिल्म बनाने की तरफ जा रहे हैं अब हम जुनैद साहब। लोकल बनी नहीं है आज तक तो अब इंटरनेशनल। वो नहीं छो लोकल नो भाई जी, प्रॉफिट अब इंटरनेशनल फिल्म में है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान की पहली फिल्म होगी जो 100 करोड़ के क्लब को टच करेगी। जी हाँ, बल्कि मेरा ख्याल है 100 करोड़ फलांग जाएगी। सुपर हिट साहब, आपने आमिर खान का, सलमान खान का कोई इंटरव्यू सुना है जिसमें उन्होंने ये क्लब का लफ्ज बोला है? आपने बोल दिया। ओ भाई जी, साडे गली दे पीछे क्लब है, स्नूकर क्लब नहीं साडे गली दे पीछे बाकी क्लब है, टेबल टेनिस क्लब बल्ले दे बच्चियां ने बनाया है। सलमान खान होरां नूं ते अज क्लब दा पता लग्या। अल्लाह दी रहमत, अजी बड़ी देर दे क्लब जानने हैं। ये बात नहीं है, बात ये है कि इंटरनेशनल फिल्म बननी कैसे है। क्या बात। जितनी देर तक आपके पास इंटरनेशनल स्टोरी नहीं खुलेगी उतनी देर तक आप इंटरनेशनल फिल्म नहीं बना सकते। हीरा जी, 100 करोड़ की फिगर जरा सोच के बोले। दोबारा आपने 100 करोड़ कहा ना तो आपके मुंह को लकवा हो जाए। तो मेरे अब्बाल का, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जितनी देर तक ज़हन नहीं ना खुलना, फिल्म नहीं खुलनी। फिक्र ना करो हीरा जी, लकवा हो जाएगा ना तो मेरे को जंगली कबूतर है ना। अंसारी बाबा लोका, मैं वो सारे कबूतर, उन्हां दा पिंजरा, उन्हां दे दाने वाले बर्तन सब कुछ विच पा के 100 करोड़ पूरा किया है। फिक्र नहीं करो तुम, जब 100 करोड़ की फिल्म बन गई तो बारिश की तरह पैसा आएगा, बारिश की तरह। बस तेरा काम है तू नोट गिले होन तो बचाना है। फिल्म साज के कबूतरों पर भी आपकी नजर है। ओ मेरी जान, और डायरेक्टर अच्छा होता ही वो है जिसकी हर चीज पे नजर हो। मैं तेरे को पूछो 2 बारी ये कर गया, सिर्फ 2 बारी। इन्हें पूछो ये दरवाजा जो तो खोलिए तो पिछले पासे दरवाजे दे बच्चे ने चिंगम नहीं लाई, पूछो। उसे दरवाजे ने जो खोलिए तो बकायदा आवाज आती है। मैं ये भी एक फिल्म च इस्तेमाल कर चुकी है। भाईजान फिल्म की स्टोरी आप सुनेंगे, आप कुर्सियों से नीचे उतर के लेट जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं यार? ओ चीता जी, अब बस क्या कर रहे हैं? वो सर जी 3 साल हो गए मैं वेला बैठा, किसी ने मारे ही नहीं, किसी ने काला फाइटर है मैं। या किसे पट्ठे ते इट्टां ला जाके तेनू हीरो ही लाना। पुत्र चीते बह जा, फिल्म शुरू हो लेंदे ही करी तेरे सारे चाल ले जाएंगे। ऐसा रोल तेरे को करावांगा तू फड़िया नहीं जाएगा। जी ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। वैसे तो तू पहले भी नहीं फड़िया जांदा, हाथ छड़ दे ने, मगर जिदन तू फिल्म च काम कर लिया तू फड़िया नहीं हो जाना। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਮਲਾ। पुत्र हिट हो गई फिल्म, हिट हो गई फिल्म। फ्रेम ही ऐसा खोल रही हैं। स्टाइल देखें जुनैद साहब, क्या बात। फिल्म दा फ्रेम खुले है, वाह वाह वाह। फिल्म दा फ्रेम खुले खुले है है जी, खुले है। ते पता लगा है कि जमीन दे उत्ते अनेर कुपकेर पता कीता है तो पता चले है कि रात दा वक्त तां हनेर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या डेप्थ है सीन में। लो जी, उस फ्रेम विच आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होनी शुरू हुई। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਹਾਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੰਬਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੈਡਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ। बैकग्राउंड म्यूजिक है साथ? ਜੀ 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 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁਲਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਗੈਰ। हाय हाय। ਹੀਰਾ ਜੀ ਔਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ?
ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ बेटे फिल्म 2 महीने च खत्म हो जानी है फरवरी ते स्टार्ट ते फिल्म ला देनी है मैं 2 महीने में खत्म हो जानी है फिल्म में, ये स्मॉग है। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੇਦਾ ਲਿਆ ਓਏ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਚੇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਚੇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦਹਾਨੇ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਓ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਹਾਨੇ ਆ ਲੋਕੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦਾ ਜਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਐਲੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੀਅਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਐਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਲਓ ਜੀ ਕਬਾੜੀਆ ਆਈ ਮੀਨ ਚੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਅਕਸਰ ਉਧਰ ਦੌੜਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਚਗਾਬ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਡੋਲੇ ਫੜਦਾ ਮਗਰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਏ ਔਰ ਚੁੱਕੇ ਕਬਾੜੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਸਾਰੀ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਲੀਅਨ ਦਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲੀਅਨ ਜੱਟ अंसारी एज एलियन, नो गेटअप नो मेकअप। अल्लाह आपकी खैर करे यही है नेचुरलिटी जुनैद साहब कबाड़िया आई मीन चीता एलियन दी बांह फड़ के ते नसिया हमामल क्योंकि एलियन जेड़ा वो चिक्कड़ नाल भरे है ते इन्हें सोचिया सब तो पहले तेनू हमाम तो नवावा फिर इहदा पता लगेगा ये किस दात दा बड़े क्या कहने ये जदों इहनू लेके हमाम दे अंदर वड़िया हमाम दा नाई उठ के दौड़ लाती है चीका मारदा हो के नस रहा है चीता ते एलियन दोवें जणे एक दूजे दी बांहां फड़ के नाई दे मगर कट करके दहाया ट्रैफिक च वड़ गए ने 2 बसां 2-2 करोड़ दी आपस च वजियां 4 करोड़ सैनल कर लो अगे वाल नूं दौड़े ने ते कुड़ी पोर्शे गड्डी जा रही है ओने इन्हां नूं बचाया ते पोर्शे उलट गई है 4.5 करोड़ दी गड्डी ओ भी साइड ते कर पोर्शे गड्डी चों मेरी हीरोइन निकली है स्वीटी स्वीटी ने एलियन नूं देखिया चीख मार के दौड़ी है एलियन पीछे पीछे एलियन दे पीछे चीता है चीते दे पीछे कैमरामैन कैमरा चुक के नस रहे कैमरामैन दे पीछे डायरेक्टर हीरा सुपर हिट सोटी फड़ के दौड़ रहे ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਜੋ अरे पुत्र चार इन फ्रेम च बाहर कर दे फिल्म तुर पई है इसलिए फिल्म नु ना छेड़ मेरी 100 करोड़ की फिल्म में आप चाय वाला डाल रहे हाय हैं, हाय 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 की गल ने भी की गल करने सॉरी लो जी दौड़ते दौड़ते रेलवे लाइन अबूर कीती है रेलगड्डी रेलगड्डी दा ड्राइवर बेवकूफ है उन्हें ब्रेक ला ली है गड्डी उलट गई है 28 करोड़ रुपए दी रेलगड्डी 28 करोड़ भी परे कर लो ਕਾਕਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਐਲੀਅਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਐਲੀਅਨ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੀਰੋਇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਲੀਅਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਐਲੀਅਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਐਲੀਅਨ ਤੇ फाइट शुरू हो गई देख जरा चीते तेरी फाइट पा किथे रहा मैं ਹੀਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हुक्म हुक्म ਏਲੀਅਨ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਪੁਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ओ बच्चिया ये सारा कुछ सुटांगे तो फिल्म चुकी जाएगी लो जी जब फाइट शुरू हुई है एलियन दी ते मगरमच्छ दी मगरमच्छ मर गया है एलियन ने मगरमच्छ चुकिया ते साबन अंगर ओनु पिंडे ते मलन लग चंगी तरह नहाता है उत्थे मगरमच्छ बाहर सुटे है ते एलियन इंज करके नहर च टुरदा टुरदा बाहर आल नु आया
ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਓ। ਪੈਨ ਲਗਾ ਮਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਐਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਛੰਡਿਆ, ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨਹਿਰ ਚ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਲੀਅਨ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਵੜ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਐਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਚ ਮਸਾਲਾ? ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਫਿਲਮ ਚ ਹੀ ਏ, ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਨ ਡੇ ਆ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਨ ਚ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਲੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਤੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। हीरा जी आपने हीरो के लिए मेरे अब्बू को कास्ट कर लिया, मुझे भी कहीं डाले ना। बेटा तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कहाँ डालना है जी। जब तुम्हारे अब्बू शूटिंग पे आया करेंगे तो घर की कुंडी लगा के तुम्हें कुंडी में डाल के आया करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को कोई रोल नहीं दिया बल्कि रोल दिया है। ओ भाईजान मैं इन्हू एलियन दा रोल दिता है, ये कोई टार्जन नहीं जिदे मोटे ते मैं इस बच्चे नू बांदरी बना के बिठा दिया। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਗ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਧਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਵੀਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਘੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇਹ ਕੰਘੀ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਝੂਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ना आपकी फिल्म में कोई थ्रिल है ना फाइट है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ये सारी थ्रिल है जुनैद साहब। आगे फाइट आ रही है। एलियन और चीता आमने सामने आए ने। एलियन ने चीते को पूछे लड़ेगा? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ मरेगा? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। लो जी ना दोवां ने गुस्से च एक चक्री लईए ते हीरोइन समझ गई है फाइट शुरू होने लगी है। हीरोइन डर के फिर दौड़ गई। ਹੀਰਾ ਜੀ ਹੀਰਮਨ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਹੀਰਮਨ है कि वसीम अकरम है? हीरा जी मुझ पे गाना कौन सा हो रहा है? जनाब ये गाने में 5 लिखवाए ने। अच्छा डर सिर्फ ये वे कि 5 ही सेंसर वालियां ने नहीं छड्डने। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ? हाँ जी रेखा वाली। ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ, वहाँ गाना होगा? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਗ ਹੋਏ। तो कहाँ होगा? ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ओए वहाँ? ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦਾ। अच्छा वहाँ होगा? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੇ ਕਾਜੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀ? ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ। वैसे हीरो के मुताबिक गाना नहीं बनता, कवाली ही बनती है। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ डायरेक्टर ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਓ ਕਾਕਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਓਏ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 12,000 से ज्यादा वतन अजीज में मीडिया ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सालाना 12,000। तो इतने तो चैनल नहीं है, और आप 2-4 साल के बाद इन चैनल्स की तादाद में हर शख्स जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कमी वाक़ई होगी। अखबारात वैसे ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। यार अक्सर टेलीविजन देखते हुए मेरे ज़हन में आता है कि आजकल मीडिया जो है ना जी, ये बल्कि कहना चाहिए न्यूज मीडिया जी, ये इस वक्त हमारा हीरो बना हुआ है। नो डाउट। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज चैनल है और बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, और जो उन्होंने राह अपनाई हुई है उसमें हर चीज मौजूद है। एंटरटेनमेंट भी, दिलचस्पी भी, सारा कुछ वो कोल कूल के फेंक रहे हैं। अब हमारे बच्चों के लिए मैं समझता हूं कि कामरान शाहिद, जुनैद सलीम, हामिद मीर, कामरान खान साहब,
सुपर हीरो, बहुत बड़ा नाम। ये लोग अब बच्चे देख रहे हैं, ये हीरोज बच्चे देख रहे हैं। हाँ जी। अब बच्चों के ज़हन में ये है कि मीडिया की तरफ जाना चाहिए, मगर पाजनैद विद एक्सक्यूज मैं ये सोचता हूं कि जिस कदर मीडिया की तरफ बच्चे दौड़ रहे हैं और जिस तादाद में दाखला हो रहा है या जिस तादाद में बच्चे बेचारे मैथ्स कॉम पढ़ रहे हैं, हाँ जी। आगे चैनल कितने को खुल गए। चैनल को तो रिवर्स केयर लगा हुआ है ना। वही ये पिछले दिनों वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किसी जगह पे तकरीर करते हुए कहा था, बल्कि उन स्टूडेंट्स, मीडिया स्टूडेंट्स को कहा था कि आप सोच लें कि आप किस रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। बात तो ठीक है ना कि चैनल्स को तो रिवर्स गियर लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ हर यूनिवर्सिटी ने मीडिया स्टडीज का कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 12,000 से ज्यादा वतन अजीज में मीडिया ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सालाना 12,000। तो इतने तो चैनल नहीं है, और आप 2-4 साल के बाद इन चैनल्स की तादाद में हर शख्स जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कमी वाक़ई होगी। अखबारात वैसे ही अपनी मौत में आप मर रहे हैं। हाँ जी, जिस रेशो से बच्चे जा रहे हैं मीडिया की तरफ, मैं सोचता हूँ कि और 5-6-7 साल बाद अखबारों में जो बच्चे होंगे उनकी तादाद अगर भर्ती हो गए तो इतनी होगी कि एक बच्चा एक अखबार छाप के तो ओदे घर भी दे आवे जिन लुआई अखबार। अब तुम देखो ना कि मतलब कोई पूरे मुल्क में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नजर नहीं आता, कोई कैरियर काउंसलिंग नाम की चीज ही नजर नहीं आती। वही हर तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब मुल्क में, बल्कि तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ही छोड़ो, अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में देख लो, वहां पे कैरियर काउंसलिंग के 2 मुस्तनिद इदारे मौजूद हैं जिन पर हुकूमत जो है वो 2 अरब रुपए सालाना खर्च करती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है बड़ी बड़ी जो बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज हैं उनके नुमाइंदे, मैं तो कहूंगा कि वो एजेंट्स की शक्ल में कैरियर काउंसलर्स मौजूद हैं। वो करते क्या है कि वो कान इधर से पकड़ के, कान इधर से ही असल में पकड़ रहे हैं लेकिन घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। अल्टीमेटली आपको अपने जो जिनके साथ उनकी डील हुई होती है, अपने जो तालीमी इदारे हैं, उन आपको घेर घार के उसी तरफ लेके जाते हैं। अल्टीमेटली आपने उधर ही दाखिला ले, सिंसियर लोग हैं यहाँ पे। तो बस ये फिर हुकूमत का काम है कि वो इस तालिब इल्मों को इस भेड़ चाल में शामिल होने से किसी ना किसी अंदाज में बचाने के लिए कोई तदबीर करे। कैरियर काउंसलिंग के इदारे बनाए जो मुस्तनिद इदारे हों, जो प्रिडिक्ट कर सकें, जिनकी नजर हो स्टैटिस्टिक्स पे कि मुल्क में आइंदा 2 साल बाद, 4 साल बाद किस शोबे में तालिब इल्मों की मास्टर्स की, बैचलर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कौन बता सकता है? अब तुम देखो ना, तुम्हें चंद साल पहले याद होगा कि हर बच्चे से पूछो क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ, कंप्यूटर कर रहा हूँ। कोई बंदा पूछे कंप्यूटर में BS कंप्यूटर कर रहा हूँ, MS। यार अब ये नहीं है कि वहां पे कोई इतनी सैचुरेशन पैदा हो गई है कि कंप्यूटर दुनिया से खत्म हो गया और हमारे यहाँ सारे बेरोजगार हो गए, बल्कि जो कंप्यूटर के अंदर जो स्पेशलाइजेशन थी वो बच्चों को बताने वाला कोई नहीं था कि यार कंप्यूटर करो लेकिन स्पेशलाइजेशन इसमें करो। अभी 2017 में अमेरिका में जो टॉप ट्रेंड था, जहां पर जो यानी रोजगार हासिल करने की जो शरह थी वो 75% से भी ज्यादा थी। वो पता है कौन सा शोबा था? ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो टॉप पर रहा है। 75% जो जॉब रेशो थी वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ कौन बताएगा? अब जैसे ये तुम कह रहे हो, यार मेरे दोस्त वो साकब की बेटी ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिल हुई, तो ईमान से मैंने पहली दफा उस वक्त नाम सुना इस डिग्री। वो कहता है जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे बड़ी अच्छी जा रही है इस वक्त बच्चों के लिए। ये तो वो सारे वाकई तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो हर साल बच्चों को बताते हैं कि लो भाई इस शोबे में इस वक्त स्किल की डिमांड है, ये डिग्री हासिल करो ताकि तुम जॉब हासिल कर सको, जॉब लेस ना फिरते रहो। फिर मुल्की हालात को भी देखते हैं कैरियर काउंसलर्स जो है वो, फिर आपका पर्सनल एप्टीट्यूड भी देखते हैं, आपका जाती रुझान भी देखते हैं। अगर गोगा जाएगा पूछेगा कि जी मुझे किस चीज में MA करना चाहिए, तो वो लाजमन बताएंगे कि जी फूड एंड न्यूट्रिशन में चले जाए, आप फलां में चले जाएं, जिसमें आपका ट्रेंड है, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आ सकता है और बाहर का जो टैलेंट देग में है वो आपके अंदर जा सकता है। आप बगैर काउंसलिंग के बेचारा डाइट की डिग्री कर ले, बाद जो डिग्री थले रख के उते लितर मार ले आओ। अब हमारे यहाँ किया क्या जाता है आमतौर पे, देखो ना, जैसे पूछो कहीं दाखला नहीं मिला, मैं जी MA हिस्ट्री कर रहा हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, MA सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि जनाब एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ जॉब,
بالکل یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ صرف آپ ڈگری حاصل کرتے ہو جاب کے لیے تو یہ تو غلط ہے. مطلب اس میں بحث کی گنجائش ہے, ڈیبیٹیبل ایشو ہے. کئی ملکوں کو بھی ضرورت ہے, کئی ملکوں کو بھی انہی جابز کی انہی ڈگریز کی ضرورت ہے جن کے بعد آپ جاب کریں, ورنہ آپ کوئی ہنر سیکھ لیں, آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سیکھ لیں یا اس شعبے میں ڈگری حاصل کریں جہاں پر دنیا میں اور آپ کے ملک کے اندر آپ کو ضرورت ہے اس کی, اس کے مطابق کریں. آپ کو اپنا جو رجحان ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. جی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن تو چلو سینئر کیمبرج آپ نے کر لیا ہے, پھر کر لیا, اس کے بعد پھر آپ جو 5-6 سال کسی فضول سی ڈگری پہ لگاتے ہیں, اس میں 5-6 سال میں آپ کو کام ہنر سیکھ کے اب تم دیکھو آپ اپنا کاروبار کو فیکٹری ڈال لیں, کوئی ایسا کام کر لیں جس سے آپ کو روزگار حاصل ہو. اب تم دیکھو کہ ملک بھر میں 210 کے قریب یونیورسٹیز موجود ہیں, جس میں سے HEC سے جو منظور شدہ ہیں ان کی تعداد 188 ہے, اور 188 میں سے 110 ایسی جنرل یونیورسٹیز ہیں جو مختلف شعبوں میں آپ کو ڈگریاں دے رہی ہیں, اور وہاں سے ہر سال 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ فارغ التحصیل ہو رہا ہے. اب 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ کو مطلب ایک ہجوم بننے سے کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ حکومت کا کام ہے, یہ کوئی پرائیویٹ بندوں کا کام تو نہیں ہے. آپ جہاں پہ آپ یونیورسٹی میں داخلہ لینے جاتے ہو وہ تو کہے گا کہ جی ادھر سے آپ کو ڈگری ملے گی, ادھر سے 2500 ادارہ آپ کے پیچھے نوکریاں دینے کے لیے بھاگے گا. لیکن جب آپ فارغ التحصیل ہوتے ہو پتہ چلتے ہو جی سارا دن کافی دیر تک اس ڈگری کے اوپر آپ مکئی رکھ کے کھاتے رہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ویسے خوشی کی بات ہے کہ بچے دھڑا دھڑ داخل ہوں, یونیورسٹیاں کالجز دھڑا دھڑ کھلے ہیں, بچے تعلیم حاصل کریں. ڈگری لیں, مگر جن بچوں نے تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ آگے وہ اس کو ذریعہ معاش بنا سکیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ان کو بیچاروں کو دیکھنا چاہیے. نہیں, اس کے علاوہ بھی جو کاروبار بھی کرتے ہیں نا, مثلاً اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں اکاڑا سے آیا ہوں جی, میں نے تو کرنا ذمہ دار رہی ہے بعد میں, لیکن میں نے ایم اے ہسٹری کرنا ہے, تو اس کو یہ گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر تم نے ذمہ داری بھی کرنی ہے تو تم ذمہ داری سے ریلیٹڈ نہ, اگر سائنس اسٹوڈنٹ نہیں ہو تو تم ایگریکلچر نہ پڑھو, ایگریکلچر مارکیٹنگ پڑھ لو. یا کوئی بندہ کہے جی کہ میں نے ڈنگل ڈاکٹری کرنی ہے اور بننا میں نے اینکر ہے, تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے. بریک کا ٹائم کیا ہوتا ہے یہ بعد میں کیا کرتے ہو؟ بریک کا ٹائم میں نے تو بریک کی نہج پہ آتی ہے. ویسے آئی ایم سوری, ٹاپک سیریس ہے, اور ٹاپک یہی ہے کہ بھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے, کوئی پلاننگ ہونی چاہیے, کوئی اچھی راہ دکھانی چاہیے. بالکل صحیح, بھیڑ چال بھی نہیں ہونی چاہیے اور گائے چال بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی ہے نا, جس طرح بھیڑ جو ہے بھیڑ چال کو بھیڑ چال کیوں کہہ جاتا, اسی لیے نا کہ بھیڑ جو ہے وہ اپنا راستہ خود نہیں بناتی, جدھر باقی بھیڑیں جا رہی ہوتی ہیں بھیڑ ادھر چل پڑتی ہے. اسی طرح اگر گائیوں کا یا بھینسوں کا ریوڑ ہے تو وہ کون سا بھینس کھڑی ہو کے کسی سے پوچھتی ہے کہ جی آگے سے کدھر مڑنا ہے, جدھر سے باقی بھینسیں جا رہی ہیں کیوں ہوگا جی ادھر ہی چل پڑتی ہے. غلط بات ہے, غلط بات ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس سے بھینسیں گزری ہیں مگر گوگا میرے ساتھ ہی گیا ہے, چلی گئی ہیں. تو یار میں بھیڑ چال کی تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ جینڈر سٹڈیز ایک سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان میں جینڈر سٹڈیز. جینڈر سٹڈیز اچھا, یعنی جس کو نہ سمجھ آ رہی ہو کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی, یہ بتاتے ہیں. سنا تو صحیح یار, مطلب اس وقت وطن عزیز میں 65 یونیورسٹیز جینڈر سٹڈیز کے پروگرام کروا رہی ہیں. اچھا, یعنی اگر ایک کلاس میں 50 سے 55 سٹوڈنٹس ہوں تو اندازہ لگا لو کہ کتنے لوگ جینڈر سٹڈیز پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں. ہر سال فارغ ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 4-4.5 ہزار سے زیادہ ہے, اور نوکریاں نہ ہونے کے برابر. بہت ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بتانا چاہیے بچوں کو, گائیڈ کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن کی طرف کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے, کسی حکومت نے بھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. سب سے پہلے کرنے والے یہ کام, یہ وہ کام ہے جن کا کچھ عرصے کے بعد رزلٹ نکلنا ہے. آج جو اس راستے پہ پڑ جائے گا اس کے کئی سال ضائع ہو جائیں گے یا کئی سال کام آ جائیں گے. اس لیے ابھی سے بچوں کو صحیح راستے پہ چڑھانا چاہیے. آج سے چند سال پہلے تک ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا تھا جی بچے نے میٹرک کر لیا, اب ایف ایس سی کروانی ہے یا آرٹس, اور ایف ایس سی کروانی ہے تو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ, بس اس کے بعد آپ کی سردردی ختم ہو جاتی تھی. لیکن اب جوں تعلیم میں اسپیشلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے
तू कैरियर काउंसलिंग की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। 100% बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की इस वक्त बेहद जरूरत है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर जी ये मौत के सुदागर हैं। ओ ठहर जा, इतना तो राजकुमार सुदागर पहाड़ों के परे सोना छोड़ के आते हो तुम। आपकी क्रीम लगाने से मेरी सास का मुंह जुलस गया। मेरी क्रीम लगाने से आपकी सास का मुंह नहीं झुलसा, वो उसी दिन ही झुलस गया था जिस दिन उसने जवाई चूमा था। नाज़रीन, जालसाजी मुख्तलिफ शोबों में हमें बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जाली कॉस्मेटिक्स का धंधा हमारी सेहत को किस तरह बर्बाद कर रहा है, इसी बात को जानने के लिए आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में भी जाली कॉस्मेटिक मसनूआत, खास तौर पर रंग गोरा करने वाली क्रीमें बनाने वाला एक मुलजिम खड़ा है। हाँ जी, जुनैद साहब, ये मुझे पर्सनल जेलसी से पकड़ के ले आया है। क्यों? उसकी क्या पसंद जेलसी? मुझे कहता है कि मैंने क्रीम खरीदी थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो मुझे पता चला कि वो तुम बनाते हो वो वाली क्रीम। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, पहले क्रीम को पूछो उसका क्या हाल हुआ है। मेरे अकेले की बात नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। पूरे मुल्क का मसला क्रीम नहीं है, महंगाई है। तुम पता नहीं वेस्ट इंडीज में रहते हो। जुनैद भाई, ये कॉस्मेटिक और क्रीमें जो है रंग गोरा करने वाली, ये तो अब हर औरत हर मर्द की जरूरत बन गई हुई है। पहली बात तो ये है कि ये जरूरत है नहीं है, तुम लोगों ने इश्तिहारबाजी के जरिए ये जरूरत बना दी है। और दूसरी बात ये कि अगर ये जरूरत है भी तो उसको जायज अंदाज में पूरा करो ना। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके तुम कॉपी करके मार्केट में फेंक देते हो और लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हो। कहाँ है वो पैसा? लाखों करोड़ों रुपया दो, मुझे उसमें से 5 रुपए मैं चाय मंगाऊं सबके लिए। जुनैद साहब देखें, बड़े बड़े ब्रांड जो है ना, उनकी एक एक जो शीशी है, एक एक जो डिब्बिया है, 3-3, 4-4 हजार की मिलती है। हम वही डिब्बी अगर किसी मस्कीन गरीब आदमी को 300 की दे देते हैं तो इसमें बुरा करते हैं। वही डिब्बी देते हो ना, अंदर जो प्रोडक्ट है वो तो नहीं देते ना। वो लोग तो करोड़ों डॉलर खर्च भी करते हैं रिसर्च पे, तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो लोगों की। हम भी इस हवाले से कई रिसर्च करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी आबादी है जहाँ लोग अफोर्ड नहीं करते 3-4 हजार की क्रीम, उधर जाके फिर हम अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो तो है, तो ये खुला धोखा ना। जुनैद साहब, क्रीम 3000 की हो या 300 की, असर तो किसी ने भी नहीं करना होता। ये क्या तो हम तो सिर्फ 300 लूट रहे हैं, जो 3000 लूट रहे हैं उनको जाके पकड़े। यार, इस हुकूमत का तो स्लोगन है कि बड़े मुजरिमों का हाथ डालेंगे, छोटों को नहीं डालेंगे। आपने छोटा खड़ा कर दिया। सर जी ये मौत के सुदागर हैं। ओ ठहर जा, इतना तो राजकुमार सुदागर पहाड़ों के परे सोना छोड़ के आते हो तुम। आपकी क्रीम लगाने से मेरी सास का मुंह जुलस गया। मेरी क्रीम लगाने से आपकी सास का मुंह नहीं झुलसा, वो उसी दिन ही झुलस गया था जिस दिन उसने जवाई चूमा था। वरना कोई भी माँ अपनी बेटी को नहीं कहती कि खबरदार अपना खामद लेके हमारे घर में घुसी तो। सर इनका एक और तरीका ये है कि अगर इनकी कोई प्रोडक्ट चल जाए फिर ये उसी नाम से गंजेपन का तेल, शैम्पू, रंग गोरा करने वाली, हत्ता के कद बढ़ाने वाली दवाइयां भी ये बनानी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अबे ओ फिंसी पे मरहम लगाने वाली चमची, मेरी सिर्फ एक क्रीम है, मुझ पे ना ऐसे मुद्दे डालो। सर ये बहुत बड़ा ड्रामा है ये लोग। एक ही दवाई होती है, लाल रंग की डब्बी हो तो उस पे लिख देते हैं ये पतला करने की दवाई है, पीले रंग की डब्बी होती है उस पे लिखा होता है ये मोटा करने की दवाई है। दवाई एक ही है। तुम्हें कौन सी दवाई चाहिए? जलील करने वाली? शर्म नहीं आती? हर मुद्दा मुझे पे डाल रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं सिर्फ एक क्रीम बनाता हूँ, वो बस देता हूँ, उसका मैं मानता हूँ, हाँ मैं बनाता हूँ। सर इन लोगों ने ब्यूटी पार्लर्स वालों के साथ कमीशन तय किया होता है, और वो भी इतने बड़े फ्रॉडिये होते हैं कि दिखाते इनकी प्रोडक्ट है और पीपे भर के रखे होते हैं। हाँ, पीपों में से निकाल निकाल के छोटी शीशियों में भरते हैं लोगों के सामने। थोड़ा बहुत सही चेहरा भी हो तो इनकी जाली क्रीमें चेहरे का सत्यानाश कर देती। तुम क्यों बोल रहे हो इस टॉपिक में? यहाँ कोई खल बड़ेमे की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई खल्लों को नमक लगाने की बात नहीं हो रही, बहुत अच्छे। यहाँ कोई 2 दिनों में तहखाना खोदने की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी प्लाजे की बुनियादें निकालने की बात नहीं हो रही, मेकअप की बात हो रही है। खुदा के लिए तुम तो चुप रहो। रिवाज पड़ गया वैसे आपके मीडिया पे, जो मर्जी बंदा जिस मर्जी टॉपिक पे गुफ्तगू कर लेता है। अब
अबे तू क्यों करता है मेकअप? मैं मेकअप नहीं करता, मेरी वाइफ तो करती है ना मेकअप। तुम्हारा वाइफ कहना बनता है। अल्लाह ने जेड़ी बुढ़ी दी है ना ओदी गल करके उन्होंने कान पेड़े निकले। वो बुढ़ी नहीं है, उसने ओ लेवल किया हुआ है। उसने अगर ओ लेवल किया हुआ था तो उसने ये क्या लेवल देखा है? अच्छा उससे बदतमीजी ना करो, मेरी बात का जवाब दो। इधर जवाब दो सर को। हाँ, ये जो तुम इंटरनेशनल ब्रांड्स की कॉपी करते हो उसको तो एक तरफ रहने दो, ये खुद भी जो कुछ तुम गंद घोलते हो इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई एनओसी, किसी चीज की जरूरत नहीं इदारों से तुम्हें। जुनैद साहब, फार्मूला मेरा है। हाँ। मैं सर्टिफिकेशन क्यों करवाऊं? अपना फार्मूला लीक कर दूं। वो फार्मूला कौन सा दुनिया भर आप का पढ़े लिखे आदमी हैं। सबसे पहले बूरे वाले में चिंची रक्षा बना था। सड़क पे आया, फार्मूला लीक हो गया, बूरे वाले का चिंची बंद हो गया, चाइना बना के सारी दुनिया पे देना शुरू हो गया। क्या मिसाल दे रहे हो? चिंची का क्रीम से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं है जुनैद साहब? ये चिंची पे बैठने वाली मस्कीन खवातीन ही मेरी क्रीम लगाती है। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों की सेहत सत्यानाश कर रहे हो। तुम इस बात के पाबंद हो कि जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो वो पैकिंग पे लिखो। अब मैं क्या लिखूं? अब्बा जान ने निकाली थी ये क्रीम, वो जो लिख गए हुए हैं वही चल रही है। मैं अब पल्ले से क्या लिख दूं उस पे? तुम्हें लिखना भी नहीं आता और लोगों की स्किन के साथ खेल रहे हो। तुम क्यों स्किन की बात करते हो? गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग की बात हो तो उसमें बोलो। चलो छोड़ो, मेरे साथ स्किन की बात करें। अतीक, मुझे तुम पे पहले ही बहुत गुस्सा है। मुझे कहते हैं चल के तो स्ट्रॉबेरी का शेक पीते और सीधा यहाँ ले आए। सर वैसे ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया के ट्रेंड ने इन लोगों की चांदी कर दी है। ना छापे का डर होता है, ना इन लोगों को कानून की फिक्र होती है। माफ कीजिएगा, जो खवातीन मेरी क्रीम इस्तेमाल करती है ना, वो ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है ना ऑनलाइन शॉपिंग करती है। वो एक दूसरे दिए जुआ कट दिए, क्रीम का नाम दस दिया। वही सीधी सादी और मासूम खवातीन को उल्लू बनाते हैं लोग। जुनैद साहब, कुछ रिजल्ट बेहतर होता है तो खवातीन हमारी क्रीम खरीदती है ना। और भाई वो कुछ देर के लिए होता है, फिर वही स्किन। 70-80% प्रोडक्ट्स में ये लोग या ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। वो आर्जी तौर पे आपको फर्क नजर आता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उन्होंने रात क्या था? इसी तरह ये हम दोनों का मजाक उड़ाते रहेंगे। चलिए अतीक जी। तू नहीं होती जी, वो तेनू मैं हालात लेके जाना है, कोई तेनू पेके नहीं लेके जाना तेरे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम लोग अब जब ड्राई फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं, उसके तोलने तक, शॉपर में डालने तक हम 20-25 रुपए का ड्राई फ्रूट वैसे ही खा जाते हैं। तो हया करे अगर तू भी ड्राई फ्रूट खरीदते हुए वाकई हमें हाथ मार दे रही है। बुरी बात है। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम बदतहजीबियाँ डिस्कस करें, एक बदतहजीबी है या हुकूमत की एक बड़े संगीन मसले की तरफ मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ। आमतौर पे आपने बड़े शहरों में देखा होगा कि जहाँ पे डिवाइडर है, जहाँ पे सड़क के दरमियान यानी सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, वहाँ पे अव्वल तो ये कि कोई भी उन्होंने रिफ्लेक्टर नहीं लगाया होता। रिफ्लेक्टर से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर रिफ्लेक्टर लगाया भी हो, आप बाइक पे जा रहे हैं, आपके आगे गाड़ी जा रही है, गाड़ी ने जरा सा मोड़ मुड़ के वो अपने ट्रैक पे आ गई है, लेकिन मोटरसाइकिल वाला सीधा उस डिवाइडर में टकराएगा। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि डिवाइडर से 4 या 5 मीटर पहले कोई रबर की रुकावट होनी चाहिए, जहां से कम से कम आपको कॉशन मिल जाए कि इसके आगे डिवाइडर आ रहा है। इंतहाई खतरनाक डिवाइडर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर की सड़कों पर मौजूद है। अगर कहें तो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं, जो सीधा सीधा मौत का दूसरा नाम है। जी 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 जी, इंतहाई खतरनाक। और हमारे सामने कई दफा ऐसे हादसात हुए हैं, असी फेर नहीं बंदे बनते पे। ज्यादा अफसोसनाक बात ये तो खैर बहुत ही खतरनाक बात है कि सड़क में डिवाइडर का ही पता ना चले। और बहुत से पिछली दफा भी हमने बात की थी कि साइन बोर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर बेवकूफ लोग उसको या तो कुछ पेंट कर छोड़ते हैं, कोई हमें खुर्च छोड़ते हैं, पोस्टर लगा दिया, आगे पोस्टर लगा दिया, या दरख्त की टहनियां उसके आगे आ गई, ना वो कोई देखने वाला ना कुछ। अच्छा जी, इस हवाले से एक बहुत अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, बदतहजीबी
बदतमीजी की हद तक वो होती है। अच्छा। हम लोग सियाहती मकामात पर जब पे जाते हैं सैर सूर करने के लिए, हाँ जी। शाही किले जाते हैं या बादशाही मस्जिद जाते हैं या शालामार बाग जाते हैं या हरन मीनार जाते हैं, तो हम लोग वहां पे मार्कर से या किसी चाकू की नोक से या किसी पत्थर से हाँ। बाकायदा खुर्च के या मार्कर से या रंग किसी भी रंगदार चीज से लिखते हैं शेर, अपना नाम लिखाते हैं, दिल बना के विच तीर मार के विच थोड़े जे खून दे कतरे सुट के थल्ले बकायदा लिख देने के आसफा आई लव यू। वो बेचारी बाजी आसफा हो रहे किथे बैठी, तू हो रहे किथे खजल होन दे। ये अपने गौरी साहब नूरजहां के मकबरे पे लिखा है जाके कि नूरजहां मैं तुमसे जहांगीर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, कभी परख के तो देखो। तो सही है ना सर जी, बादशाह ने तो 100 काम होंगे ने, मैं वेला सिर्फ मोहब्बत ही करनी। नहीं तो बीच में से नूरजहां ने तो अब जवाब नहीं देना, तक मकौड़े होने जवाब देना। नूरजहां का तो हुण विच मसाला भी नहीं लभना। बात वो किया करो जो करने वाली हो। और इतनी इतनी अजीब जगहों पे ये लोग लिखते हैं। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जबले रहमत पे वहां पे कुछ लोगों ने अपना नाम लिखा हुआ है। गारे हिरा के ऊपर चले जाए ना जी सऊदी अरब, वहां पे कईयों ने नाम लिखे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या लिखा हो। यार खुदा के लिए जाने दो, कुछ थोड़ी सी तहजीब का मुजाहरा किया करो। और आप इस तरह सऊदी अरब के मुकामात जो हैं ज़ियारतें, वहां पे भी जो लिखा होता है ना उससे साफ पता चल रहा होता है कि हमारे किसी पाकिस्तानी भाई ने लिखा हो। इसलिए थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखें। ये भी आपकी शक्ल वजह मसक करती हैं, ये चीजें, ये हरकत कौम की शक्ल बिगाड़ती हैं। अच्छा जी, एक और चीज, ये मकामात जो हैं मुकद्दस, उस हवाले से ये इनमें आया है कि ऐसी तरह के मुकद्दस मकामात पे या मस्जिदों में भी हम लोग सेल्फियां बनाने से बाज नहीं आते। ये मैं पहले भी एक दफा जिक्र कर चुका हूँ कि एक दोस्त बता रहा था कि मस्जिद नबी में सेल्फियां खींची जा रही थी। अल्लाह पाक हमें माफी दे दे, थोड़ा सा हमें अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा दबाना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या कहते हैं कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बहुत सारी और जगहें हैं जहां पे जाके आप मुंह छोड़ेंगे सीधे करके सेल्फियां बनाओ, मगर जान दियो यार मुकद्दस मुकामात पे थोड़ा एहतराम करना चाहिए। अच्छा सर, एक बात तहज़ीबी का मैं भी जिक्र करना चाहूँगी, जरूर करो, जो अक्सर शौहर हजरात करते हैं। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है? माना के काम से थके हारे आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आते ही जूते उतार के कहीं फेंक दें, सॉक्स कहीं फेंक दें, चाबियां कहीं रख दें। नहीं तो इकट्ठी करके एक जगह पे रखा करो। आपने कौन सा दूजे पासे खराद लगाई होती है? नहीं सर, सफाई भी तो रखनी चाहिए है ना। ठीक है बेटे, मगर बात सुनो, खामद एक हवन्नक इंसान होता है, उसको समेटना अच्छी बीवी का काम होता है। अब मैं कह दूं कि नहीं नहीं गलत करते हैं भाई साहब और तुम जरा चौड़ हो जाओ, नहीं, ये ड्यूटी दिया करो भाई जी, तुसी भी अकल करे। अच्छा अजीजी, मौसम के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अब जब ड्राई फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं, उसके तोलने तक, शॉपर में डालने तक हम 20-25 रुपए का ड्राई फ्रूट वैसे ही खा जाते हैं। तो हया करे अगर तू भी। ये वाकई बड़ी अच्छी इसने बात की है कि अक्सर ड्राई फ्रूट की दुकान पे, वैसे तो दूसरी दुकानों पे भी फ्रेश फ्रूट पे भी अंगूर जो है वो अच्छा लग रहा होता है हमें, क्या क्यों इतने है, तो ड्राई फ्रूट खरीदते हुए वाकई हमें हाथ मार दे रही नहीं, बुरी बात। अच्छा, उसी से मुताल्लिका एक और बात तहज़ीबी ये है कि वहां पे जो छिलके, जिसमें अखरोट के छिलके भी शामिल होते हैं, जो चाकू की तरह पाँव में लग सकते हैं, शीशे की तरह घुस सकते हैं, वो भी बाहर फेंक देते हैं। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और पते की बात ये कि बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि मतलब परस्त लोग खुद ब खुद आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।